मेरा नाम अलका है। एक दिन पापा जब घर आए तो बहुत खुश थे। मम्मी से बोले, मीना, मुबारक हो, हमारे बेटे अनिल का मेडिकल में पढ़ने का सपना पूरा हो गया है। अब हमारे पास पैसा ही पैसा होगा। पापा की बात सुनते ही मैं भागती हुई आई और खुशी से बोली, पापा, आप तो मेरा एडमिशन भी यूनिवर्सिटी में करा देंगे ना। पापा ने थोड़ी देर तक मुझे गौर से देखा और फिर बोले, अरे गोली मारो इस पढ़ाई को, बेकार में खुद को क्यों परेशान करोगी। अनिल तो लड़का है, इधर धक्के खाकर पढ़ता रहेगा, लेकिन तुम्हारे लिए तो मैंने बहुत अच्छा सोचा है। मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे घर में करने वाला हूँ जहाँ वो राज करेगी। यहाँ तो तुम्हारी मम्मी तुमसे बर्तन धुलवाती है, वहाँ तो तुम खुद उठकर पानी भी नहीं पीना पड़ेगा। पापा की बात सुनकर मम्मी बीच में ही बोल पड़ी, बच्ची को क्यों गलतफहमी में डाल रहे हैं? क्या मैंने सुना है कि ससुराल में तो सभी लड़कियों को काम करना पड़ता है, फिर चाहे वह कितना ही बड़े बाप की क्यों ना हो और चाहे उनका ससुराल कितना ही अमीर क्यों ना हो। और आपने ऐसा कौन सा रिश्ता ढूंढ लिया इसके लिए जो इसे इतने बड़े बड़े सपने दिखा रहे हो? मम्मी की बात सुनकर पापा बोले, अरे मीना, वह तुम्हारी दोस्त थी ना जो लंदन में जाकर बस गई थी, वही इंडिया आ रही है अपने बेटे के शादी के लिए। उसके पति का फ़ोन आया था, वह मेरे पास फ़ोन करके बोल रहे थे कि अच्छा बंगला बताओ, क्योंकि वह लोग यहीं शिफ्ट होने वाले हैं। मीना, ये समझो हमारी बेटी के भाग खुलने वाले हैं। पापा की बात सुनकर मम्मी एकदम से परेशान हो गई और गुस्से से बोली, कैसी बातें कर रहे हो? अपनी बेटी के लिए ऐसा सोचते हुए तुम्हें ज़रा सी भी शर्म नहीं आई, अपनी बेटी के साथ इतना बड़ा जुल्म करते हुए? मम्मी की बात सुनकर पापा बोले, तुम फिक्र मत करो मीना, हमारी बेटी इंडिया से बाहर नहीं जाएगी और हमेशा हमेशा के लिए यहीं रहेगी। जाओ अलका, मेरे लिए एक कप चाय बना दो। मैं चाय बनाने के लिए किचन में आ गई, लेकिन मुझे किचन तक मम्मी पापा की आवाज़ आ रही थी। वह आपस में बहस कर रहे थे। मम्मी किसी भी तरह मेरी शादी के लिए राज़ी नहीं हो रही थी और पापा की जिद भी अड़ी हुई थी कि शादी होगी तो यहीं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मम्मी को इस रिश्ते में क्या बुराई थी, वह इनकार क्यों कर रही थी, बल्कि मैं तो बहुत खुश हो गई थी इस रिश्ते की बात सुनकर। हम लोग बहुत गरीब थे, पैसा सोच समझकर खर्च करना पड़ता, ना जाने कितनी ख्वाहिशों को दिल में ही दबाना पड़ता। मम्मी पापा की बहस करने की आवाज़ अभी भी आ रही थी, लेकिन मेरा ध्यान उनकी तरफ नहीं था। मैं तो दिल ही दिल में खुश हो रही थी कि अब मेरी ज़िंदगी बदलने वाली है। अब मुझे ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेगी। अगर मेरी शादी मम्मी की सहेली के बेटे से हो गई तो मैं महारानी की तरह रहूँगी, और फिर आंटी का बेटा भी तो बहुत हैंडसम है। मैं दिल ही दिल में अपने सपने सजाने लगी, लेकिन मैं दिल ही दिल में परेशान भी होने लगी कि पता नहीं आंटी मुझे अपने बेटे रेहान के लिए पसंद करेंगी या नहीं। मैंने दिल ही दिल में उस वक्त ना जाने कितनी दुआएं मांग डाली कि काश आंटी मुझे अपने बेटे के लिए पसंद कर ले। चाय लेकर मैं बाहर आई, मम्मी उठकर जा चुकी थी और पापा बैठे हुए थे मुझे समझाते। दिल ना लगे कि मम्मी नाराज़ होकर जा चुकी थी। दोनों की आपस में खूब लड़ाई हुई। पापा को चाय दे मैं अपने कमरे में आकर सजने संवरने लगी। एक हफ्ते बाद आंटी अपने बेटे के साथ हमारे घर आ चुकी। वह हमारे लिए ढेर सारे गिफ्ट भी लाई। मैं तो खुशी से पागल हो रही थी। मैंने मम्मी से कहा, आप तो बेकार में परेशान हो रही थी, देखना शादी के बाद इन सब चीज़ों की मालकिन मैं बन जाऊंगी। मम्मी ने दुखी होकर मेरी तरफ देखा और बोली, तू भी अपने बाप की तरह लालची है। मैं तुमसे अभी भी कह रही हूँ कि इस रिश्ते के लिए मना कर दे। मम्मी की बात सुनकर मैं हैरत में पड़ी। मैं अपनी बेटियों के लिए ऐसे रिश्ते नहीं ढूंढती, इतनी अच्छी रिश्ते को ठुकराने के लिए कह रहे थे। अरे कैसी माँ हो आप, अपनी बेटी की खुशियाँ आपसे देखी नहीं जाती। मम्मी ने कहा, मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ, इसलिए ऐसा कह रही हूँ, क्योंकि मैंने सुना है रेहान में कुछ गड़बड़ है। मम्मी की बात सुनकर मुझे हैरत हो गई। मैंने कहा, अगर रेहान में कुछ गड़बड़ होती तो पापा खुद ही मेरा रिश्ता नहीं करवाते। मैंने तो रेहान के बारे में ऐसा कुछ कभी नहीं सुना। बचपन में देखा था मैंने उसे, स्मार्ट लड़का था, फिर 8 से 10 सालों में क्या गड़बड़ हो गई। मुझे तो लगता है कि आप मुझे खुश देखना ही नहीं चाहती। मेरी बात सुनकर मम्मी एकदम से खामोश हो गई। उनकी आंखों में आंसू आ गए। मुझे अपने कहे पर शर्मिंदगी हुई। मैंने तुरंत मम्मी से माफ़ी मांगी। मम्मी ने मुझे माफ़ तो कर दिया, लेकिन उसके बाद फिर कभी रेहान के रिश्ते पर चर्चा नहीं की। आंटी तो खुशी खुशी इस रिश्ते के लिए राजी थी। दोनों तरफ से शादी की तैयारियां होने लगी। फिर शादी का दिन भी आ गया।
मेरी शादी वाले दिन मम्मी बहुत उदास थी। मुझे लगा शायद मेरे जाने की वजह से वह इतना उदास हो रही हैं। मैं दुल्हन बनी स्टेज पर बैठी हुई थी, लेकिन मुझे बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि मेरे सारे रिश्तेदार आपस में खुसर फुसर कर रहे थे और मुझे अजीब ही नज़रों से देख रहे थे। पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आया, फिर मैंने खुद को यह सोचकर रिलैक्स कर लिया कि सब लोग मुझसे जल रहे हैं क्योंकि मैं इतने अमीर ख़ानदान में बहू बन के जा रही हूँ। फिर विदाई का टाइम भी आ गया। मैं गुमसुम होकर अपने ससुराल आ गई। ससुराल में मेरी सास ने सारी रस्मों के साथ मेरा स्वागत किया। मुझे रेहान के कमरे में बिठा दिया। इतना सुंदर कमरा देखकर मैं तो खुशी से पागल हो गई। मैं आराम से बेड पर बैठी रेहान का इंतज़ार करने लगी। तभी हल्का सा दरवाज़ा खोलते हुए रेहान अंदर दाखिल हुआ। रेहान को देखकर मेरे दिल की धड़कन तेज होने लगी। वह धीरे धीरे चलता हुआ मेरे पास आकर बैठा। उसने मेरा घूंघट उठाया तो मैं नज़र उठाकर रेहान को देखा। रेहान को देखकर मैं नज़रें झुकाना भूल गई क्योंकि वह किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। मुझे अपनी किस्मत पर नाज होने लगा। धीरे धीरे वह मुझसे बातें करने लगा। उसके बातें करने के अंदाज में बहुत ही अपनापन था। इतनी प्यारी बातें कर रहा था कि जी चाह रहा था कि सारी रात उसकी बातें ही सुनती रहूं। रेहान ने मुझसे पूछा, दुल्हन साहिबा, क्या यह शादी तुम्हारी मर्जी से हुई है? तो मैंने हाँ में सर हिला दिया। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। रेहान ने मुझे मुँह दिखाई में एक फूल दिया तो मेरा मुँह बन गया। भला क्या गिफ्ट हुआ? शादी की पहली रात में कोई फूल देता है? मेरे चेहरे का एक्सप्रेशन से वह ज़ोर से हंस पड़ा और हंसते हुए बोला, इतना परेशान मत हो, तुम्हारी शादी का गिफ्ट तुम्हें जल्दी ही मिल जाएगा। मुझे मेरे नाम से वह नहीं बुलाया था। उसने हर बार मुझे मेरे नाम की जगह दुल्हन साहिबा कहकर बुलाता और मुझे उसके दुल्हन साहिबा सुनना बहुत अच्छा लग रहा था। पूरी रात रेहान की मोहब्बत में देखती रही। पूरी रात में खुशियों में झूलों में झूलती रही। लेकिन मुझे क्या पता था कि यह खुशियाँ सिर्फ आज रात के लिए है। सुबह तक सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा तूफ़ान आने वाला है जो सब कुछ उड़ाकर ख़त्म कर देगा। सुबह उठी तो मेरे चेहरे पर शर्मोहया के रंग बिखरे हुए थे। इधर उधर नज़र दौड़ाई तो रेहान कमरे में नहीं था। मैं उठकर फ्रेश हुई और सुंदर सा लाल रंग का सूट पहन लिया और अच्छे से तैयार होकर सोफ़े पर बैठ गई और रेहान का इंतज़ार करने लगी। बहुत देर बाद मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई तो आंटी अंदर दाखिल हुई। उनके साथ एक पागल सा लड़का भी मौजूद था। आंटी बोली, अलका, माफ़ करना मुझे, मगर अब मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकती। पकड़ो अपने पागल पति का हाथ। अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। रात भर बाहर हॉल में बैठकर इंतज़ार करते करते मैं सूख के काटा हो चुकी थी, मगर तुम्हें इसलिए नींद से नहीं उठाया कि चलो पहली रात है, तुम थकी होगी। रात भर न जाने कहाँ कहाँ सड़कों पर घूमता रहा। लो संभालो अपने पति को, और हाँ, यह मुँह दिखाई की अंगूठी भी पकड़ो। आंटी की बातें सुनकर मेरा दिल दहल सा गया। मैं अपनी सास के साथ खड़े उस लड़के की तरफ देख रही थी जिसे आंटी मेरा पति कह रही थी, तो कभी अपनी सास की तरफ। मेरी सास न हीरो की अंगूठी ज़बरदस्ती मेरी उंगली में पहना कर चली गई, जबकि मैं टेबल पर पड़े गुलाब के फूलों को देखती रह गई। मैंने अपना सर दोनों हाथों में गिरा लिया। ना जाने कल रात को किसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया और ख़ुद को रेहान कहता, मगर सामने खड़े रेहान को देखकर मैं तो अजीब सी हो गई। वह देखने में पागल सा, मुंह से टपकती लार और लंबे लंबे बाल। उसने खुद को बेड पर गिरा लिया और बोला, अलका, तुम मेरी पत्नी हो ना? कल तो हमारी शादी हुई थी, मगर मेरा दिल कह रहा था मैं सड़कों पर भागती गाड़ियों को देखूं, इसलिए मैं रात भर घर नहीं आया। अब नींद भी आ रही है, पर तुम फिक्र न करो, सुबह उठूँगा तो तुम्हें भी अपने साथ गाड़ियाँ दिखाने के लिए ले जाऊँगा। वह बातें करता करता सो गया, जबकि मेरी नज़र अभी भी उस फूल पर टिकी हुई थी जो मुझे मुँह दिखाई के तोहफे पर मिली थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे कि मेरे साथ ये कैसा खेल खेला गया। दिल कर रहा था कि रात भर मेरे साथ जो हो चुका वह सब मैं सबको बताऊं, मगर मैं चुप रह गई। रोते रोते मेरी हिचकियां बन गई। अब मुझे पुरानी सारी बातें याद आ रही थी। क्यों सारे लोग मुझे देखकर आपस में खुश हो रहे थे, क्यों दूल्हे के साथ हर वक्त एक लड़का मौजूद था, क्यों दूल्हा सारा समय मास्क पहने रहा था। जब किसी ने कहा कि दूल्हे ने मास्क क्यों रखा, तो दूल्हे वालों की तरफ से कहा गया था कि दूल्हे को तेज़ खुशबू से एलर्जी होती है और शादी में तो हर तरफ परफ्यूम की खुशबू फैली होती है। बस इसलिए
ना जाने कितने घंटों में यूं ही रोती रही। तब मुझे नौकरानी बुलाई और बोली कि मैम साहब, आपके माता पिता मिलने आए हैं। मैं भागकर रोते हुए अपने मम्मी के गले लग गई। मम्मी बोली, क्या हुआ तुझे? आखिर बता तो सही, बात क्या है? मैंने रोते हुए कहा, मम्मी मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। रेहान तो पागल है मम्मी, आपकी दोस्त ने आपके साथ धोखा कर दिया। मेरी बात सुनकर मम्मी गुस्से से बोली, नहीं, मेरी दोस्त ने कोई धोखा नहीं दिया, बल्कि तेरे पापा की आंखों पर लालच की पट्टी बंधी हुई थी। बल्कि यह कहना ज़्यादा सही होगा कि तेरे बाप ने अपने बेटे की मेडिकल कॉलेज में पढ़ने की इच्छा पूरी करने के लिए तुझे कुर्बान कर दिया। तुम्हारी सास सालों से ना जाने कहाँ कहाँ अपने पागल बेटे के लिए रिश्ता मांग रही थी, मगर किसी ने हाँ नहीं की। फिर तुम्हारी सास ने कहा, जो भी मेरे बेटे से शादी करेगा मैं उसे सोने से तोल दूंगी। इतनी सी बात पर तेरे बाप ने तुझे कुर्बान कर दिया। अलका, मुझे माफ़ कर दो, मैं भी तेरी कसूरवार हूँ जो पहले से सब कुछ पता नहीं किया। मुझे सारी बातें पहले से पता नहीं थी। इतना तो पता था कि मेरी सहेली का बेटा थोड़ा कम दिमाग का है। ये सारी बात तो मुझे शादी होने के बाद तेरे बाप ने मुझे बताई। और अलका, मैंने भी तुझे कितना समझाया था कि तू इस शादी के लिए मना कर दे, लेकिन तेरे बाप की तरह तेरी आंखों पर भी लालच की पट्टी बंधी हुई थी। मैं अविश्वास से पापा की तरफ देखने लगी। पापा बोले, अलका, अपनी माँ की बातों पर मत जाओ। मैंने तेरी खुशी की खातिर ये रिश्ता किया था। माना कि लड़का पागल है, मगर ये तो सच है, ये सब दौलत जायदाद अब तेरी है, तो तू इसकी मालकिन है, तो यहाँ ऐसे आराम से रहेगी। मैं बोली, पापा, जब दिल में ही खुशी ना हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आपने मेरे साथ बहुत बुरा किया। पापा, आज से हमारा रिश्ता ख़त्म। ना मैं आपकी बेटी और ना ही आप मेरे पापा। मेरे पापा, इतना कहकर मैं बाहर निकल गई। पीछे से मुझे मम्मी के रोने की आवाज़ आती रही। मुझे नौकरानी ने बताया कि बड़ी मैम साहब आपको बुला रही है। मैं अपनी सास के कमरे में गई तो वह काफ़ी परेशान लग रही थी। मुझे देखते ही बोली, मुझे पता है कि तुम्हारे पापा ने तुम्हें और तुम्हारी माँ को यह नहीं बताया कि मेरा बेटा पागल है। मैंने तुम्हारे पापा को सारी बातें साफ साफ बता दी थी। मैं तो यही समझती थी कि तुमने अपनी मर्ज़ी से ये शादी की है। मेरी बच्ची, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मगर मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, मेरा बेटा रेहान शुरू से पागल नहीं है। रेहान का इलाज चल रहा है। डॉक्टर कहते हैं कि वह जल्दी से ठीक हो जाएगा। बस तुमने हिम्मत नहीं हारनी। तुमने मेरे साथ मिलकर रेहान की बीमारी से लड़ना है। यह तो 10 से 12 साल की उम्र में ऐसा हो गया था। डॉक्टर ने बताया कि इसमें किसी बात का स्ट्रेस ले लिया है और फिर इसकी बीमारी बढ़ती ही चली गई और ये इस हाल में पहुंच गया। डॉक्टरों को उम्मीद है कि रेहान ठीक हो जाएगा। मेरी सास ने मुझे काफ़ी तसल्ली दी। फिर मैं कमरे से बाहर निकल आई। बाहर हॉल में बैठकर सोफ़े पर बैठ गई और इस बात का अंदाज़ा लगाने लगी कि मुझे सबसे ज़्यादा दुख किस बात का है, रेहान के पागल होने का या फिर रात वाले हादसे का। मुझे रेहान के पागल होने का कोई गम नहीं था। अगर कल रात वाला हादसा ना हुआ होता, मैं शायद किस्मत का लिखा समझकर रेहान को पति के रूप में स्वीकार कर लेती। लेकिन अब तो सब कुछ उलट पुलट हो गया था। शादी की पहली रात का हक जो रेहान का था वो मैंने किसी गैर मर्द को दे दिया। ये सोचते ही मेरी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। यह सच है कि मेरे अंदर लालच आ गया था, लेकिन मैं इतनी गिरी हुई नहीं थी कि किसी गैर मर्द से जानते हुए बूझते ये संबंध बनाती। रात वाली सारी बातें याद आते ही मैं तड़प कर रह गई। मेरे दिल में बार बार यही ख्वाहिश उठ रही थी कि काश कल रात वाला इंसान ही मेरा पति होता। मुझे अच्छा लगने लगा था, लेकिन वह धोखेबाज इंसान मेरे साथ और सब कुछ कर गया था और मैं उसे अपना पति मानती। मैं शादी के पहले दिन ही इतनी बड़ी परेशानी में फंस गई थी। मैंने शादी की वीडियो और फ़ोटो देखने की फरमाइश की तो सास ने फ़ौरन सारी वीडियो और फ़ोटोज़ लाकर मेरे सामने रख दिया। मैं बड़े गौर से रात वाले लड़के को ढूंढ रही थी, लेकिन मेरी सास में कोई रिश्तेदार होगा, लेकिन ना तो मुझे किसी फ़ोटो में वह लड़का दिखा और ना ही किसी वीडियो में। अब मैं और भी ज़्यादा परेशान हो गई कि फिर वह लड़का आया कहाँ से। उधर रेहान भी रात भर उधम मचाता। कई बार तो उसने कैंची से मेरे बाल काटने की कोशिश भी की। वह खुद को अक्सर नुकसान पहुंचाता रहता। कभी कभी शीशा तोड़ देता और खुद ही उसकी तेज़ धार से अपने हाथ को जख्मी कर लेता। फिर शादी के 3 महीने बाद रेहान घर से न जाने कहाँ चला गया।
मेरी सास रो रो कर बुरा हाल था। सब उसे ढूंढ कर थक चुके थे। मेरा दिल भी परेशान हो रहा था। भले ही वह एक पागल था, मैं उसे अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रही थी, लेकिन वह बहुत मासूम था और इंसानियत के नाते मुझे भी बुरा लग रहा था। मैं भी उसके लिए परेशान हो रही थी। मैं कमरे में लेटी हुई थी कि तभी मेरी खिड़की से बाहर किसी ने धक्का दिया। मैं एकदम डर कर उठ गई, लेकिन जो इंसान खिड़की से कूदकर कमरे के अंदर आया उसे देखकर मेरे सारे जख्म ताज़ा हो गए। यह वही लड़का था जो शादी की रात मेरे कमरे में आया था। वह मेरे पास आ गया और बोला, कितनी कमज़ोर हो गई हो ना। मैं जानता हूँ तुम्हारा पागल पति तुम्हें बहुत तंग करता है। उसने तुम्हारी ज़िंदगी नरक बना दी है। मुझे तुम्हारी यह हालत नहीं देखी जाती। तुम मेरा हाथ थाम लो, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा, तुम्हारे सारे दुख दूर कर दूँगा। तुम्हारा पागल पति तुम्हें इस चीज़ के सिवा कुछ नहीं दे सकता। लेकिन मैं एक ज़ोरदार थप्पड़ उस लड़के के मुंह पर मार दिया और वह हक्का बक्का रह गया। मैं बोली, तुमने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी है। तुम्हारे बारे में सोच सोच कर मैं घुटती रहती हूँ। तुमने धोखे से मेरे साथ सुहागरात मनाई। शादी की पहली रात का हक मेरे पति का था। मेरी बात सुनकर लड़का बोला, अलका, मुझे लगता है तुम भी पागल हो गई हो। अरे रिहान पागल है, वह तुम्हें ज़िंदगी में कोई भी खुशी नहीं दे सकता। फिर उसके चक्कर में पड़कर खुद को बर्बाद मत करो, मुझसे दोस्ती कर लो, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। और लड़का ना जाने कितने देर तक मुझे समझाता रहा, लेकिन मैं ना करती रही। मैंने खुद को गुनाह के दलदल में नहीं रखना चाहती थी। मैं अपने पति के साथ इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकती। भले ही रेहान पागल था, लेकिन कहीं ना कहीं भगवान तो मौजूद है और वह हम लोगों को ज़रूर देख रहे हैं। और मैं ये गलत काम करने के लिए खुद को तैयार नहीं कर सकी। मैंने उस लड़के को कमरे से बाहर भगा दिया। उस लड़के के जाते ही मैं बेड पर गिरकर रोने लगी। हाँ, ये सच है, मुझे उस लड़के से मोहब्बत हो गई, लेकिन मैं यह मोहब्बत उस लड़के को बता नहीं सकती थी और ना ही उसकी मोहब्बत को स्वीकार कर सकती थी। मैं अजीब दोहरे पर खड़ी हुई, ना अपने पागल पति को छोड़ सकती थी और ना ही अपने प्यार को पा सकती थी। तभी मुझे बाहर से किसी के रोने की आवाज़ आई। मैं बाहर आई तो देखा मेरा पति रेहान खून से लथपथ बैठा हुआ था। मेरी सास दहाड़े मार मार कर रो रही थी। मैं जल्दी से घबरा कर आगे बढ़ी और पूछा, मम्मी जी क्या हुआ रेहान को, ठीक तो है? इतना सारा खून क्यों आ रहा है? मेरी बात सुनकर मेरी सास गुस्से से बोली, तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम जाओ अपनी नींद पूरी करो। अपनी सास की बात सुनकर मैं 2 कदम पीछे हटी और भागती हुई कमरे में आ गई और खूब रोने लगी। रात को रेहान जब कमरे में आया तो वह मुझे बड़ी अजीब नज़रों से देख रहा था, जैसे मुझसे कुछ कहना चाह रहा हो। उसके सर पर पट्टी बंधी हुई थी। मुझे उस पर तरस आ गया। मैं उसके पास जाकर बैठ गई और उसका हाथ थामकर बोली, रेहान, मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें एक पागल समझकर इग्नोर करती रही, लेकिन जो कुछ हो चुका है अब मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। अब हम दोनों दोस्त रहेंगे और बहुत अच्छे से दोस्त बनकर रहेंगे। मेरी बात सुनकर वह मुस्कुरा दिया और बोला, तुम बहुत अच्छी हो अलका। रेहान का अंदाज पर मैं चौंक गई, लेकिन मैंने रेहान को रोका नहीं। मैं चाहती थी कि आज वह मुझसे खुलकर बातें करे। रेहान मेरे पास बैठ गया और बोला, अलका, तुम जानती हो बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा दर्दनाक चीज़ क्या होती है? माँ बाप का झगड़ा। लंदन में मैं पढ़ा था। मेरी माँ कम पढ़ी लिखी थी। मेरी माँ मेरे पापा को पसंद नहीं थी, लेकिन पता नहीं कैसे उनकी शादी हो गई। घर में हर वक्त लड़ाई झगड़े होते। मेरी माँ लंदन में बिल्कुल अकेली थी, कोई रिश्तेदार नहीं था। मुझे बहुत डर लगता जब मेरे पापा मेरी मम्मी को मारा करते। मैं हैरत से मुंह खोलकर रेहान की बातें सुन रही थी। एक पागल व्यक्ति इतनी बातें कैसे कर सकता है? मेरी माँ ने मेरे पापा के साथ बेवफाई करना शुरू कर दिया। मेरी माँ अपने दोस्त को घर पर बुलाने लगी। मेरी माँ को लगता कि मैं पागल हूँ, इसलिए वह मेरे सामने सब कुछ करती। अपनी माँ की हरकतें देख देख कर मैं सच में पागल होने लगा। पापा तो बिल्कुल बदल गए थे। मम्मी पर अब बिल्कुल हाथ नहीं उठाते। मैं चाहता तो अपनी असलियत सबको बता सकता था, लेकिन मेरी मम्मी की हरकतों ने मुझे यह सब बताने से रोक रखा। अब ज़िंदगी में किसी चीज़ का कोई शौक़ नहीं था, बस ज़िंदगी को यूं ही बेवजह जी रहा था। धीरे धीरे मम्मी के सब रिश्तेदारों में ये बात फैल गई
कि मैं पागल हूँ और अपने घर का इकलौता वारिस था। पापा मुझे देखकर चिंता में घूमते रहते। मम्मी को भी मेरी शादी की चिंता सताने लगी और फिर वह शादी के लिए इधर उधर हाथ पैर फैलाने लगी। वक्त गुजरने के साथ साथ मेरी माँ की इश्कबाजी भी कुछ कम हो गई, लेकिन मेरा दिल उनकी तरह से अभी भी साफ़ नहीं हुआ। फिर हम लोग इंडिया आ गए। एक दिन मेरे पापा ने मेरी मम्मी के सर पर गुलदस्ता दे मारा। मम्मी का सर फट गया और खून बहने लगा। उस दिन डर की वजह से मैं बेहोश हो गया। मेरे बेहोश होने की वजह से पापा बहुत ज़्यादा डर गए और फिर उन्होंने कम से कम 1 हफ्ते तक माँ के ऊपर हाथ नहीं उठाया। अब जब भी पापा मेरी मम्मी को मारने लगते तो मैं जानबूझकर बेहोश हो जाया करता। यूँ करते करते मैंने खुद को पागल जाहिर करना शुरू कर दिया। पापा को हर वक्त मेरी चिंता लगी रहती और इसी चिंता में इन्होंने मम्मी से लड़ना झगड़ना भी बंद कर दिया। मैं हर वक्त खुद को बीमार बनाए रखता। अब तो धीरे धीरे मैं अपनी पहचान भी भूलता जा रहा था। अलका, तुम जानती हो, इस पागलपन की वजह से मेरी पढ़ाई भी अधूरी रह गई। मुझसे मेरे सारे दोस्त बिछड़ गए। वह तो भगवान का शुक्र है कि माँ ने इंडिया आकर कोई गलत काम नहीं किया। मेरी माँ को मेरी शादी का शौक़ चल गया, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहता था। शादी से मेरा विश्वास उठ गया था क्योंकि मेरे माँ बाप की मिसाल मेरे सामने थी। लेकिन जब शादी वाले दिन तुम्हें देखा तो उसी पल मुझे तुम अपनी सी लगने लगी। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी। तुम्हें देखते ही दिल में हलचल होने लगी और इसलिए मैं उस दिन शादी की पहली रात तुम्हारे कमरे में अपने असली रूप में आ गया। यह सब सुनकर मेरे होश उड़ गए। इसका मतलब शादी की रात मेरा पति ही मेरे कमरे में आया था। मैं अंदर ही अंदर खुश होने लगी, लेकिन इतना वक्त से उन्होंने पागल होने का जो नाटक किया उसकी वजह से मैं बहुत गुस्सा हुई, तो वह मुझसे माफ़ी मांगने लगे। रिहान के माँ बाप की कहानी सुनकर मुझे भी उन पर तरस आ गया। मुझे भी लगने लगा कि उन्हें एक सहारे की ज़रूरत है और साथ में प्यार की भी। इसी वजह से मैंने उन्हें माफ़ कर दिया। धीरे धीरे मेरे प्यार की वजह से रेहान ठीक होने लगे और अब हम सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा।